अब तक उसकी जरूरत है तो उसको जाना होगा। ज्योति अब कुछ नहीं बोली। सपना अपने मन में बोली, अब यही एक रास्ता है, किसी भी तरह से उसको यहाँ से दूर भेज दिया जाए तो मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। इसके बाद गाना ना गा पाने के तो मुझे हजारों बहाने मिल जाएंगे। सोचते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट बिखर गई थी। अब आगे ईरा घर की तरफ जा रही थी तो तभी मोंटी ने सामने से आकर उसका रास्ता रोक लिया। उसे देखते ही ईरा को अजीब सा लगने लगा। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, ये ईरा अब जान चुकी थी। वो अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। मोंटी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ ईरा, पीछे क्यों जा रही हो? मुझसे दूर जाना चाहती हो क्या? तुम जानती हो ना, मुझसे बच पाना मुश्किल है, तो क्यों बेवजह कोशिश कर रही हो? पकड़ तो मैं तुम्हें लूंगा ही। इस गांव में क्या, तुम कहीं भी चली जाओ, तुम तक मैं पहुंच ही जाऊंगा। तो भागना या पीछे हटना बेकार है। चलो आ जाओ इधर, प्यार से ले जाऊंगा। ईरा ने कुछ नहीं कहा और लगातार कदम पीछे की तरफ लेने लगी। सुनाई नहीं दे रहा क्या? लगता है बिना जबरदस्ती के मानेगी नहीं। चुपचाप आ जा, वरना घसीटकर ले जाऊंगा। मोंटी ने धमकाया लेकिन ईरा नहीं रुकी। देखते ही देखते वो उससे दूर भागने लगी। मोंटी भी उसके पीछे ही भागने लगा। अरे रुक, भाग कहाँ रही है? कितना भी भाग ले, मुझसे नहीं बच पाएगी। बोलते हुए उसने किसी को कॉल किया और बोला, तुम्हारे इलाके की तरफ भागते हुए आ रही है। जैसे ही दिखे दबोच लो। आज वो कटार सेठ को अपने कमरे में चाहिए, कहकर उसने कॉल रख दिया। ईरा बिना पीछे देखे बेहिसाब भागे जा रही थी। हालांकि उसकी भागने की हालत नहीं थी, लेकिन अगर वो रुकती तो मोंटी के हाथ लग जाती और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता। कुछ आगे जाकर उसने देखा तो 2 से 3 आदमी उसका रास्ता रोके खड़े थे। ईरा समझ चुकी थी कि ये भी मोंटी के ही आदमी थी। सब घिनौनी नजरों से उसे देखने लगे थे। सबके होठों पर अजीब सी गंदी मुस्कुराहट थी। ईरा पीछे की तरफ भागने के लिए पलटी तो वहां मोंटी खड़ा था। ईरा के पैर अपनी जगह पर ही जम गए। अब वो अपने आप को चारों तरफ से फंसा हुआ महसूस कर रही थी। मोंटी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुझे क्या लगा था भाग जाएगी? जानती नहीं है क्या हमें? मैंने कहा था ना, तू कहीं भी चली जा, ढूंढ निकालूंगा तुझे। और आज तो कटार सेठ को तेरी जरूरत है। जब से देखा है पागल हुए पड़े हैं तेरे पीछे। आज उनकी प्यास बुझानी है ईरा। ईरा की धड़कनें सिसकती हुई सी चलने लगी। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और माथे से पसीना निकलने लगा था। उसने पलट कर देखा तो बाकी के आदमी भी उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। ईरा ने अपने बगल की झाड़ियां देखी और झट से नीचे झुककर उनमें घुस गई। झाड़ियों के नीचे कुछ जगह थी जिनके बीच से छोटी कद काठी और पतला होने की वजह से वो निकल गई थी। झाड़ी के कांटे उसे चुभे थे पर वो परवाह किए बिना निकल गई थी। मोंटी आंखें फाड़े उसे देखने लगा, फिर अपने आदमियों को देखते हुए बोला, अबे देख क्या रहे हो? पकड़ो इसको, भागनी नहीं चाहिए। उसने कहा तो आदमी ईरा को पकड़ने दूसरे रास्ते से निकल लिए। ईरा झाड़ियों के नीचे से निकलते हुए सड़क तक पहुंच गई थी। उसकी सांसें फूली हुई थी, हाथ और बाजू पर कांटों से कट लग गए थे और खून निकल रहा था, लेकिन अभी रुकना उसके हक में नहीं था। भागते भागते उसके एक पैर की चप्पल टूट गई। ईरा ने चप्पल की तरफ देखा, फिर अपने पीछे आते आदमियों को देखा। वो लोग उसके पीछे ही आ गए थे। ईरा दोनों चप्पल वहीं छोड़कर भागने लगी। भागते भागते रास्ते में पड़ा कांच का टुकड़ा उसके पैर में लगा तो ईरा दर्द के मारे रुक गई और वहीं सड़क पर गिर पड़ी। उसके पैर से खून निकलने लगा था और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने हिम्मत करके झट से कांच बाहर निकाला और फिर से लंगड़ाते हुए भागने लगी। लेकिन अब उसका सिर घूमने लगा था और अब उसमें भागने की ताकत भी नहीं बची थी। वो किसी भी वक्त चक्कर खाकर गिर सकती थी। अधिराज और वेदांत इस वक्त घर की तरफ जा रहे थे। क्या मारा है उन लड़कों को राज, मुझे कोई दया नहीं है ऐसे लोगों के लिए। बेचारी लड़कियां इनकी वजह से कितना अनसेफ फील करती हैं। इनको यही सजा मिलनी चाहिए।
और उसके बाप के साथ जो तूने किया वो तो और भी कमाल का था। आई एम प्राउड ऑफ यू माई शेर। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अधिराज हल्का हंसा और बोला, इस फील्ड में आकर ऐसे लोगों को नहीं निपटाया तो किस काम की ये नौकरी। हाँ, बात तो सही है। सबसे बड़ी समस्या तो यही हो गई है आजकल। लाखों केस हैं लेकिन निपटारा किसी का नहीं होता। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक मोड़ पर गाड़ी के सामने आकर की ईरा सड़क पर धड़ाम से गिर पड़ी। गाड़ी की हेडलाइट में अधिराज ईरा को गिरते हुए देख चुका था। उसने जल्दी से गाड़ी रोकी और नीचे उतर गया। उसे सामने देखते ही मोंटी और उसके आदमी अपनी जगह पर ही रुक गए। उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी टॉर्च भी बंद कर दी। मोंटी का एक आदमी बोला, ये तो पुलिस वाला लग रहा है। अब क्या हम आगे नहीं जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। मोंटी बोला, इसका कोई डर नहीं है, लेकिन सरकार ने अभी इसे कुछ न करने के लिए कहा है। इसलिए बिना सोचे समझे इससे उलझना गलत भी हो सकता है। लड़की को इसके घर से उठवा लेंगे। वापस चलो, बोलकर वो पीछे की तरफ निकल गए। वेदांत और अधिराज दोनों ईरा को देखने लगे। अधिराज पंजों के बल नीचे बैठा और धीरे से ईरा को सीधा किया। वो बेहोश हो गई थी और हालत बुरी थी। माथे पर भी अभी गिरने से चोट आ गई थी और हाथ और बाजू भी छिले हुए थे। वेदांत बोला, ये लड़की, ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? और इतनी चोटें भी आई हुई हैं इसको। हर बार मुसीबत में ही क्यों दिखाई देती है? पहले भी गुंडों से तूने बचाया और आज यहाँ ऐसी हालत में पड़ी हुई है। क्या ये सब नॉर्मल है या कोई चाल? उद्धरण चिन्ह। अधिराज की नज़र ईरा के पैर के ऊपर गई जिसमें से काफी खून निकल रहा था जो सड़क पर भी फैल चुका था। पानी दे, अधिराज ने कहा तो वेदांत गाड़ी से पानी निकाल लाया। अधिराज ने ईरा के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें डाली तो ईरा ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। सामने अधिराज को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने झट से पलटकर देखा तो अब वहां वो लड़के नहीं थे। ईरा झट से अधिराज से लिपटकर सिसकने लगी। वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। अधिराज जैसे का तैसा बैठा रहा। हमें बचा लीजिए। वो लोग हमें ले जाएंगे कटार के पास। हमें नहीं जाना है, हमें बचा लीजिए। ईरा ने अधूरी अधूरी सांसें लेते हुए कहा। उसकी ऐसी हालत देखकर अधिराज ने धीरे से उसके सिर पर अपने हाथ रख दिए। ईरा ऐसे ही उससे लिपटी सिसकती रही। वेदांत बोला, कौन ले जा रहा है तुम्हें? वो लोग, बोलते हुए ईरा ने अपने पीछे की तरफ इशारा कर दिया। वेदांत और अधिराज ने अंधेरे में देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। वेदांत और अधिराज एक दूसरे को देखने लगे। अधिराज बोला, जा देखकर आ। मैं वेदांत ने पूछा, हाँ तू, देखकर आ कौन है? साथ में चलते हैं ना? अभी अंधेरा भी है, कोई जानवर आ गया तो। अधिराज ने सिर हिलाया और बोला, तेरा कुछ नहीं होने वाला वेद। बोलकर उसने ईरा को खुद से अलग किया और पानी की बोतल उसे देते हुए बोला, पानी पियो और गहरी सांस लो। कोई नहीं ले जा रहा तुम्हें। ईरा ने झट से बोतल होठों से लगा ली। अधिराज ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके पैर से बहते खून को रोकने के लिए बांध दिया। चलो उठो, अधिराज ने कहा तो ईरा खड़ी होने की कोशिश करने लगी। पर उसमें अब इतनी भी ताकत नहीं थी। वो करा उठी और वापस से नीचे बैठ गई। एक बार फिर उसने उठने की कोशिश की तो असहनीय दर्द हो उठा। ईरा की सिसकी निकल गई। अधिराज ने खुद झुककर उसे बाहों में उठा लिया और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा दिया। ईरा आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। अधिराज ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और वेदांत से बोला, यहीं रह, मैं देखकर आता हूँ। बोलकर वो आगे बढ़ गया। काफी आगे आकर भी उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने वापस पलटकर देखा और ऊंची आवाज में बोला, गाड़ी लेकर आ जा वेद। बोलते हुए जैसे ही उसने एक कदम और आगे लिया तो उसे लगा मानो पैर के नीचे कुछ आया हो। उसने नीचे टॉर्च लगाकर देखा तो वहां एक चाकू गिरा हुआ था। अधिराज ने चाकू उठाकर देखा तो उसे याद आया कि ये चाकू उसने कहीं देखा था। थोड़ा याद करने के बाद उसे चाकू वाले का चेहरा भी याद आ गया। मोंटी, बोलते हुए वो आंखें छोटी किए चाकू को घूरने लगा। वेदांत गाड़ी लेकर आया
तो अधिराज गाड़ी में बैठ गया। उसने चाकू सामने रखा तो वेदांत बोला, किसका चाकू है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम, उसी का जो अभी यहाँ आया था, मोंटी ही था ना? बोलते हुए अधिराज ने पलटकर ईरा की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी। ये फिर बेहोश हो गई क्या? अधिराज ने पूछा। वेदांत बोला, हाँ शायद। अब इसको हॉस्पिटल लेकर जाना है या इसके घर? उद्धरण चिन्ह। अधिराज ने सुबह का दृश्य याद किया जब उसने प्रमिला का उसके साथ व्यवहार देखा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, अपने घर की तरफ ले चल। उद्धरण चिन्ह। वेदांत ने बड़ी बड़ी आंखें की और बोला, हमारे घर में? पक्का। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अधिराज ने सर्द नजरों से उसे देखा तो वेदांत झट से बोला, ठीक है, चल रहा हूँ। बोलकर उसने अपने घर की तरफ ही गाड़ी घुमा दी। घर पहुंचे तो अधिराज ईरा को गोद में उठाए अपने कमरे की तरफ चला आया। वेदांत बाल खुजाते हुए खुद से बोला, पहले तो इससे चिढ़ रहा था, अब कितनी बार गोद में उठा चुका है। हो क्या गया इसको? उद्धरण चिन्ह। अधिराज ने ईरा को अपने बिस्तर पर लेटाया और उसके पैर के ऊपर से रुमाल हटाकर चोट देखने लगा। चोट देखते ही उसने आंखें बंद कर ली। चोट बहुत लगी हुई थी। उसने चोट पर दवाई लगाई और पट्टी बांध दी। ईरा को और भी बहुत खरोंचें आई थी। अधिराज जहां जहां दवाई लगा सकता था उसने लगा दी और बैंडेज भी बांध दी। फिर कमरे से बाहर चला गया। वेदांत बोला, हम उसको ले तो आए हैं, लेकिन इसके घर वालों को पता चला तो बात बिगड़ जाएगी। ऐसे कैसे इसको यहाँ रख सकते हैं? अधिराज सोफे पर लीन होकर बैठा और आंखें बंद करके बोला, फिक्र होती तो ये अभी इतना नहीं भटक रही होती। एक बार होता तो समझ में आता, लेकिन ये पहली बार नहीं था। कितनी बार ये लड़की ऐसी ही मुसीबतों में मिली है। हाँ ये तो है, पर फिर भी कहीं गांव वाले हंगामा ना कर दें, क्योंकि गांव के परिवेश में ये सब नहीं माना जाता। अगर ऐसा होता तो उस रात को इसे यहाँ भेजा नहीं जाता। यहाँ भेजने वाला भी मोंटी था और आज कटार के पास ले जाने भी मोंटी ही आया था। अब मैं जितना समझ रहा हूँ ये एक ट्रैप है। वो बचना चाहती है लेकिन उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब? समझ जाएगा तू भी, पर अभी खाना गर्म करके खा लेते हैं। भूख लगी है। हाँ, बनाकर रख गया होगा वो, मैं लेकर आता हूँ, बोलकर वो निकल गया। खाना गर्म करके लाया तो दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। अधिराज ने खाना निकाला और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वेदांत बोला, कहाँ जा रहा है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसको खाना देने। क्या पता खा लिया हो उसने? पूछना तो बनता है ना वेद, और मुझे नहीं लगता खाया होगा। तू शुरू कर, मैं आता हूँ, बोलकर वो कमरे में चला गया। ईरा अभी भी बेहोश थी। अधिराज ने थोड़ा सा पानी उसके चेहरे पर डाला तो अधिराज झटके से उठकर बैठ गई। सामने अधिराज को देखा तो उसे राहत मिली, लेकिन अपने आप को एक अनजान जगह पर पाकर वो थोड़ा घबरा भी गई थी। अधिराज उसकी घबराहट समझ रहा था। शांत हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सही जगह पर हो। लो खाना खाओ, बोलकर उसने खाने की प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। ईरा ने प्लेट को देखा और बोली, हमारे लिए? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हम, बोलकर अधिराज ने सिर हिला दिया। ईरा ने कांपते हाथों से प्लेट पकड़ ली। कुछ और चाहिए हो तो बताना, बाहर ही हूँ, बोलकर वो वहां से निकल गया। ईरा भावुक होकर खाने को देखने लगी। उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने जल्दी से अन्ना को प्रणाम किया और खाना शुरू कर दिया। खाते वक्त भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आंसू साफ करते हुए उसने खाना खा लिया। खिड़की से बाहर देखा तो रात हो चुकी थी। ईरा ने अपने आप को देखा तो उसे बाजुओं, हाथों और माथे पर बैंडेज बांधी गई थी और पैर में भी पट्टी बांधी हुई थी। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में अधिराज का चेहरा आ गया। वो प्लेट लिए कमरे से बाहर निकल गई। अधिराज और वेदांत दोनों खाना खा रहे थे। ईरा ने रसोई की तरफ देखा, फिर चुपचाप आगे बढ़ गई और जाकर अपनी प्लेट साफ करने लगी। अधिराज को किचन से कुछ आवाज आई तो वो देखने चला गया। उसे वहां देखते ही ईरा ठिठक सी गई।
अधिराज बोला, तुमसे प्लेट साफ करने को किसने कहा था? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम, हमने खुद से कर लिया। हमारी झूठी है ना? हाँ तो जाओ आराम करो, हमें घर जाना है। मामी जी इंतजार कर रहे होंगे। कल सुबह चली जाना, अभी रात हो गई है। सो जाओ। पर मैंने कहा ना सो जाओ, अधिराज ने सख्त लहजे में कहा तो ईरा अब कुछ नहीं बोली। फिर चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ गई। अधिराज वापस से खाने चला गया। दोनों ने खाना खाया। फिर वेदांत अपने कमरे में सोने चला गया और अधिराज ने बाहर लॉन में आकर सिगरेट सुलगा दी। खिड़की के पास आकर उसने अपने कमरे की तरफ देखा तो ईरा बेड पर नहीं दिखी। अधिराज खिड़की के नजदीक आकर अंदर देखने लगा। ईरा जमीन पर बिछी चटाई के ऊपर सोई हुई थी। अधिराज ने सिगरेट बुझाई और वापस कमरे के अंदर चला आया। उसने ईरा को उठाना चाहा पर फिर रुक गया। उसे आराम की जरूरत थी और अगर वो उठाता तो उसकी नींद खराब हो जाती। उसने धीरे से ईरा को बाहों में उठाया और आराम से बेड पर लेटा दिया। ईरा ने नींद में ही उसकी शर्ट को पकड़ लिया। अधिराज कुछ पल उसके ऊपर ही झुका रहा, फिर धीरे से उसके हाथों से अपनी शर्ट अलग की और उसे ठीक से कंबल उड़ा दिया। फिर कमरे से बाहर निकला और सोफे पर आकर लेट गया। अगली सुबह ईरा उठी तो अपने आप को बिस्तर के ऊपर पाया। उसे याद था कि वो नीचे सोई थी, लेकिन अब वो ऊपर थी। मतलब किसी ने उसे ऊपर लेटाया था और अधिराज के अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता था। वो बेड से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो अधिराज सोफे पर लेटा हुआ था। उसके सोने लायक वो सोफा नहीं था, वो उसके लिए छोटा था। ईरा को बुरा लगा। वो नम आंखों से उसे देखने लगी। जब से अधिराज आया था उसके बाद से वो हर मुसीबत में ईरा के लिए हर जगह मिल जाता था। ईरा को उसके साथ एक अलग सा ही सुरक्षा और अपनेपन का एहसास होता था। वो जाने को हुई तो अधिराज की आवाज आई, रुको। ईरा रुक गई और पलट कर देखा। अधिराज उठकर बैठा और बोला, अभी नहीं जा सकती तुम, मैं छोड़ दूंगा थोड़े वक्त में। हमें अभी जाना होगा, रात से लेकर यहाँ हैं, तो थोड़ी देर और रुक सकती हो। चोट लगी है ना, अभी चल नहीं पाओगी ठीक से, और फिर हॉस्पिटल जाना भी जरूरी है। वहाँ जाने के बाद घर छोड़ दूंगा, हम खुद चले जाएंगे। बोलकर वो बाहर जाने लगी कि तभी पैर में एक तीखा सा दर्द उठ गया। उसने कसकर आंखें बंद कर ली। अधिराज उसके पास आया और बोला, यहाँ नहीं चल पा रही हो और वहाँ तक चलकर जाने की बात कर रही हो। अभी घर ना जाने से ऐसा भी क्या हो जाएगा जो इतनी जल्दी है घर जाने की? हमें घर में काम होते हैं। कैसा काम? साफ सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, पानी ले जाना। ऐसी हालत में भी तुम ये सब काम करती हो। ईरा फीका सा मुस्कुराए और बोली, तो और कौन करेगा? और तुम्हारी मामी, वो क्या करती है? कुछ नहीं, ये बस हमारा काम है। तुम्हारा क्यों है? घर तो उनका भी है। उद्धरण चिन्ह, हाँ पर हम उनके साथ रहते हैं ना, तो हमें ही करना होता है। नौकर बनकर आई हो क्या? नहीं तो, बोलकर उसने नामे सिर हिला दिया। तो नौकर बनकर रहती क्यों हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ईरा की आंखों में नमी आ गई। उसे समझ नहीं आया इस बात पर क्या कहे। दिल में बात तो थी, लेकिन अधिराज से कैसे कह दे? वो उसका था ही कौन, जिसके साथ वो अपने दिल का हाल साझा करती। उसने सिर झुका लिया। अधिराज ने उसे चुप देखा, फिर बोला, फ्रेश हो जाओ, अपने कपड़े बदल लो, फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। हम कैसे कपड़े बदल लेंगे? हमारे पास कपड़े नहीं हैं। मैं दूंगा, आओ। बोलकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ईरा भी उसके पीछे चल दी। अधिराज ने अपनी टी शर्ट और लोअर उसे पहनने को दे दी। वो ईरा के लिए ओवरसाइज्ड थी, लेकिन ये पहनने के अलावा उसके पास और कोई कपड़े नहीं थे। कपड़ों को लिए वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो लोअर इतनी लंबी थी कि उसके पैरों से नीचे आ रही थी, और टी शर्ट भी उसे घुटनों तक ढक रही थी। खुले बाल जो शर्ट से थोड़ा ही ऊपर तक थे। अधिराज भी दूसरे बाथरूम में नहाकर आ चुका था। कमरे में आकर उसने कुछ पल ईरा को देखा, फिर बोला, खाना खाने आ जाओ। ईरा बाहर चली आई। वेदांत पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा था और खाना निकाल चुका था।
ईरा को देखते ही वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उन कपड़ों में वो क्यूट लग रही थी। अधिराज ने ईरा को चेयर पर बैठाया और खुद वेदांत के बगल में बैठ गया। वेदांत उसके कान के पास आकर बोला, क्यूट लग रही है तेरे कपड़ों में। उद्धरण चिन्ह हम। अधिराज ने धीरे से सिर हिला दिया। वेदांत फिर बोला, गाने वाली के साथ तो तेरा कुछ बनता दिख नहीं रहा, इसके साथ कुछ बनेगा क्या? उद्धरण चिन्ह। अधिराज ने भौहें तानकर उसकी तरफ देखा तो वेदांत ने होठों पर उंगली रख ली, फिर दूसरी तरफ देखने लगा। अधिराज ने खुद ईरा के लिए खाना निकाला और बोला, शुरू करो। ईरा ने खाने को देखकर हाथ जोड़ दिए और खाने से पहले का मंत्र बोलने लगी। अधिराज ध्यान से उसे देखने लगा। वेदांत अधिराज के कंधे से सिर टिकाते हुए धीरे से बोला, हाउ स्वीट। ईरा ने खाना शुरू कर दिया। उसका हाथ अभी भी कांप रहा था। अधिराज को उसका ऐसे कांपना अच्छा नहीं लग रहा था, पर अभी वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। सबने खाना खाया, फिर हॉस्पिटल के लिए निकलने लगे। अधिराज ने वेदांत को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कह दिया। ईरा अभी उसके साथ अंदर ही थी। वो सिर झुकाए बाहर जाने लगी तो अधिराज रोकते हुए बोला, रुको। ईरा रुक गई। अधिराज उसके पास आने लगा तो ईरा थोड़ा सा घबरा गई। उसके पास आकर अधिराज पंजों के बल नीचे बैठ गया। ईरा सिर झुकाए उसे देखने लगी। अधिराज ने ईरा के पैर की तरफ हाथ बढ़ाए तो ईरा ने पैर पीछे कर लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। खड़ी रहो बस, बोलकर अधिराज लोहा को नीचे से फोल्ड करने लगा। उसने दोनों तरफ से लोहा फोल्ड की और खड़ा हो गया। अब लोहा ईरा के पैरों में नहीं फंसने वाली थी। अधिराज ने शर्ट की तरफ देखा तो उसने उसे किसी सुधार की जरूरत नहीं लगी। अब चलो, बोलकर उसने ईरा को आगे चलने का इशारा कर दिया। ईरा बाहर की तरफ चल दी। तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। भाग समाप्त।